क्या वाकई 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के साथ जो कुछ हुआ वो केवल इत्तेफाक था? महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। या फिर सरकार का कोई मास्टर स्ट्रोक, ऐसा मास्टर स्ट्रोक जो सामने से कुछ अलग दिख रहा है, पीछे से अलग है? क्योंकि तपती दोपहर में स्पीकर ने जब महिला आरक्षण बिल के नतीजे पढ़े तो सड़क से लेकर संसद तक लोग हैरान थे। दिन भर टीवी पर चला कि महिला आरक्षण बिल आने वाला है, आधी आबादी को उसकी ताकत दी जाने वाली है। इस विषय पर एक समय पूरा देश एक साथ था, लेकिन जब संसद में वोटिंग हुई तो प्रधानमंत्री की अपील, अमित शाह के गुड़ागड़ित के बावजूद सरकार की हार हो गई। सरकार कह रही है कि नारी शक्ति के साथ धोखा है, प्रधानमंत्री का संबोधन होने वाला है। विपक्ष इसे राजनीतिक जीत के तौर बता रहा है, लेकिन जनता के मन में सवाल है कि भैया हुआ क्या? क्या आधी आबादी को उसका हक दिलाने में सरकार कमजोर पड़ गई? क्या अमित शाह का घोड़ागड़ित जो है वो फेल हो गया? और क्या विपक्ष कांग्रेस वाले महिलाओं के अधिकार के खिलाफ खड़े थे? या फिर इन सब के बीच में कोई ऐसी लाइन थी बारीक जिसको लेकर विपक्ष की सांस हलक पे पड़ सकती थी? और यहीं से सवाल कि क्या इस बिल में कुछ ऐसा था जो 2029 चुनाव की पटकथा लिखने वाला है? और क्यों कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां जो हैं वो महिलाओं के साथ होते हुए भी इस बिल के खिलाफ थी? और सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो जानती थी कि बिल पास नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद उसने राजनीतिक शहादत को स्वीकार किया? क्या इसके पीछे कोई बड़ा खेला था? आज इन सवालों का जवाब हम आपको देंगे। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने की एक बार फिर गुजारिश। लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में पड़ा है, स्कैनर भी दे दिया है। जुड़िएगा भाई साहब, ताकत मजबूत होगी, बाजू मजबूत होंगे तो फिर और वीडियोस बनाएंगे बेबाकी से, ईमानदारी से। अब आते हैं मसले पर। क्या सरकार के पास बहुमत गणित नहीं था? और अगर नहीं था तो क्या सरकार जानती नहीं थी या जानबूझकर सरकार ने खुद को शहीद करवाया? यह समझने के लिए आपको पीछे चलना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि हुआ क्या था। तो 17 अप्रैल दोपहर 2:45 पर लोकसभा में वोटिंग के नतीजे आए। पूरा देश हैरान था। बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े, विरोध में 230 वोट पड़े। पहली नजर में लगता है कि सरकार की जीत हो गई, लेकिन स्पेशल मेजॉरिटी के कायदों में असली खेल था, क्योंकि संविधान संशोधन के लिए कम से कम 2/3 सदस्यों की रजामंदी की जरूरत होती है। कल सदन में मौजूद 528 सांसदों के हिसाब से सरकार को जीत के लिए 352 वोट चाहिए थे, यानी मोदी सरकार को 54 सांसदों ने कम वोट दिया। अगर दिया होता तो शायद ये बिल पास हो जाता। हैरानी इस बात को लेकर भी हुई कि बीजेडी, बीजू जनता दल जैसी पार्टियां जो अक्सर सरकार के साथ खड़ी रहती हैं, वो भी सरकार के खिलाफ चली गई। और कल जब ये सब कुछ हो रहा था तो मुझे और मुझ जैसे लोगों को अटल बिहारी वाजपेयी साहब का वो दौर याद आया, जब उनकी सरकार मामूली आंकड़ों से गिर गई थी। और अटल जी ने उस दौर में कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन देश रहना चाहिए। लेकिन यहां सरकार बनने, बिगड़ने, गिरने की बात नहीं थी, यहां महिलाओं के हक की बात थी। और हक के बीच में जो पेच फंसा था वो था परिसीमन का। जी हां, विपक्ष ने कल जो जबरदस्त घेराबंदी की, महिला आरक्षण बिल को लेकर जो विरोध जताया, उसकी असली वजह महिला आरक्षण का विरोध करना नहीं था, उस बिल में छिपी परिसीमन यानी डेलिमिटेशन की शर्त थी। अब अगर इस शब्द की गहराई में हम जाएं तो यह लैटिन शब्द है जिसका सीधा अर्थ होता है सीमाएं तय करना। इसको और आसानी से डिकोड करें तो आपको समझा दें कि हमारे देश में 545 लोकसभा सीट है, लेकिन जय लोकसभा सीट है, हमारे देश के सांसदों ने तय किया कि भैया इसमें महिलाओं को हक नहीं देंगे। महिलाओं को हक हम चाहते हैं मिले, लेकिन उसके लिए सीट बढ़ा दो, ताकि पुरुषों का जो अधिकार है वो कम ना हो जाए। और इसी को लेकर परिसीमन का जिक्र आया और वहीं से सारा बवाल हो गया, ये सीमाओं को लेकर। क्योंकि भारत के राजनीतिक नक्शे पर इसका मतलब सिर्फ लकीर खींचना नहीं था, बल्कि यहां से यह तय होना था कि किस राज्य की आवाज संसद में कितनी जोर से लगेगी। इसे उदाहरण के तौर पर आप एक केक के बंटवारे के तौर पर समझ सकते हैं। दक्षिण भारत के राज्यों को लग रहा था कि भैया जो केक बना है उसको तो हमने भी मेहनत से बनाया, अपनी जनसंख्या पर हम काबू भी रखे, जो अच्छी बात थी, विकास पर हम आगे बढ़े। लेकिन अब जब सीटों के दोबारा बंटवारे की बारी आ रही है तो उन्हें लग रहा है कि जो केक का बड़ा और मलाईदार हिस्सा है वो नॉर्थ इंडिया के पास आ जाए, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जनसंख्या जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ रही है। अब इसे एक मिसाल और आसान शब्दों में समझाते हैं, आप समझ जाएंगे। ये बिल्कुल वैसा है जैसा एक क्लास में दो बच्चे हैं, एक छात्र
यानी दक्षिण भारत ने साल भर मेहनत की, अनुशासन में रहा, जनसंख्या पर काबू पाया। और दूसरा छात्र जो था वो मौज मस्ती वाला लड़का था, नॉर्थ इंडिया समझ लेते हैं, जनसंख्या खूब बढ़ी। अब अगर नियम बन रहा है कि क्लास का मॉनिटर वो बनेगा जिसके पास ज्यादा नंबर है, तो वो जो पढ़ाई लिखाई और डिसिप्लिन वाला लड़का था उसको लगेगा यार हमने इतनी मेहनत की, हम तो सही तरीके से, हमारा कुछ नहीं हो रहा, अच्छा काम करने की क्या यह सजा है? अब डेटा के हिसाब से ये डर पूरी तरह संवैधानिक है, क्योंकि आशंका है कि परिसीमन के बाद उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की सीट जो आज 80 है वो बढ़कर 120 या 140 तक जा सकती है। लेकिन दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनकी हिस्सेदारी नहीं बढ़ेगी, यानी तमिलनाडु वाले का 39 रहेगा जो आज है वो कल भी, लेकिन यूपी वाले का बढ़ के 120 पहुंच जाएगा, 140 पहुंच जाएगा, बिहार वाला जो है 50 पार कर जाएगा। सरकार हालांकि तर्क दे रही है कि कुल सीटें बढ़ाकर सबका हिस्सा सुरक्षित रखा जाएगा, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ना मोदी जी, वी डोंट ट्रस्ट यू। और इसी खाई में महिला आरक्षण जैसा एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो आधी आबादी के हक के लिए था उस पर ब्रेक लगा दिया गया। वोटिंग से ठीक पहले प्रधानमंत्री हालांकि सांसदों से अपील भी कर रहे थे, कह रहे थे कि नारी शक्ति को उसका हक दिया जाए। सरकार का यह पक्ष था कि ऐतिहासिक सुधार लाना चाह रहे हैं, लेकिन संवैधानिक सीमाओं के चलते परिसीमन और जनगणना की शर्तों को हटाना उनके लिए तकनीकी रूप से मुश्किल है। विपक्ष कह रहा है कि अगर सरकार की नीयत केवल महिलाओं के हक दिलाने की थी तो फिर इन शर्तों को भविष्य की अनिश्चितता में क्यों डाला गया? अब इसमें एक लॉजिक और भी है। भारतीय जनता पार्टी जो पिछले कुछ सालों में जीती है उसमें महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा वोटर जो है वो महिलाओं का रहा है, और राजनेता कुछ भी करते हैं तो उसमें पॉलिटिक्स होती है। ऐसे में प्रधानमंत्री की अपील सदन के अंदर विपक्ष का मन बदलने के लिए कम, और ऐसा लग रहा था कि सदन के बाहर जो महिलाएं हैं, आधी आबादी, उनको भी संदेश देने के लिए थी। प्रधानमंत्री 8:30 बजे स्टेटमेंट दिए, सरकार इसे संवैधानिक प्रक्रिया बनाम राजनीतिक गतिरोध की लड़ाई बना रही है। अब सवाल यह है कि ये 54 वोटों से सरकार जो हारी है, क्या यह सरकार की कमजोरी है या सरकार ने विपक्ष को ऐसी दोधारी तलवार पर चलाया कि इधर आओगे तो भी फंसोगे, उधर जाओगे तो भी फंसोगे? क्योंकि आज जो विपक्ष की जीत लग रही है वो 2029 चुनावों के लिए एक बड़ी मुसीबत भी है। और यही सवाल है, क्या यह जानबूझकर बीजेपी की राजनीतिक शहादत है? देखिए, पॉलिटिक्स में कभी कभी हारना भी आगे बढ़ने का रास्ता होता है, और यही सियासत है। जो नहीं समझ रहा वो मासूम है। सत्ता के गलियारों में चर्चा गर्म है कि इस बिल के गिरने से सरकार को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। अब सरकार खुद को एक ऐसे योद्धा के तौर पर पेश कर रही है जो महिलाओं के लड़ रहे थे, लेकिन विपक्ष ने उसकी लड़ाई को रोक दिया, उसे कमजोर कर दिया, आधी आबादी को हक नहीं मिला। वैसे भी बड़े बूढ़े कह गए, कई बार बड़ी सफलता के लिए छोटी हार स्वीकार करनी पड़ती है, और यही शायद 8:30 बजे प्रधानमंत्री के भाषण में भी आएगा। सरकार डंके की चोट पर दावा कर रही है कि विपक्ष ने नारी शक्ति का अपमान किया, लेकिन ये सरकार के खेल के पीछे खेल है। वो जो शाहरुख खान ने कहा था, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। कई सारे एक्सपर्ट हैं राजनीतिक जो यही कह रहे हैं कि ये सरकार का कैलकुलेटेड मूव है। अगर विपक्ष समर्थन करता तो महिला आरक्षण बिल का पूरा श्रेय सरकार का, और अगर विरोध किया तो सरकार महिला विरोधी उन्हें कहेगी और इस छवि में उन्हें फंसाने की कोशिश करेगी। यह हार वास्तव में एक ऐसा रणनीतिक कदम हो सकता है जिसे बहुत ही बारीकी से 2029 को ध्यान में रखकर किया गया। संसदीय हार को चुनावी जीत में बदलने की कला मोदी सरकार की पुरानी ताकत रही है। ये वाला अंदाज मोदी जी का पहले भी रहा है, अमित शाह का रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इस हार जीत के बीच में जो अटल जी कहे थे कि पार्टियां आएंगी जाएंगी, ये होगा वो होगा, देश रहना चाहिए। हमारे मन में सवाल आ रहा है कि महिलाओं का क्या? लोकसभा में महिला आरक्षण बिल की हार जो है उससे महिलाओं को क्या झटका लगा? क्योंकि बीजेपी कांग्रेस तो अपना लड़ाई जीत लेगी, लेकिन भारत में महिलाओं के लिए सीटें सुरक्षित रखने की लड़ाई पिछले 40 साल से चल रही है। 1996 से लेकर अब तक ये बिल कई बार संसद में आया गिरा, लेकिन 2026 की गिरावट अलग है, क्योंकि इसमें गणित के बजाय भविष्य की बिसात ज्यादा हावी हुई। विपक्ष के लिए आज ये बड़ी जीत है कि दक्षिण भारत की राजनीतिक ताकत को बचाया, लेकिन अब उन्हें समझना होगा कि उनको जनता को समझाना पड़ेगा कि इस बिल को नहीं बल्कि उसकी शर्तों का विरोध किया था। और क्या बीजेपी के सामने वो समझा पाएंगे?
देखिए, सच तो यह है कि पूरी घटना साबित करती है कि राजनीति में नियत से ज्यादा सभी पार्टियों के लिए नफा नुकसान मायने रखता है। महिला आरक्षण फिलहाल अनफॉर्चुनेटली संसद की अलमारियों में दब गया है। हाँ, रैलियों के मंच पर यह सबसे बड़ा मुद्दा बना है। कड़वा सच यही है कि दोनों पक्षों ने अपनी अपनी मजबूरियों और रणनीतियों को महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर रखा। और इसीलिए आज एक सवाल हम भी पूछते हैं, क्या इसमें दोनों पार्टियों ने महिलाओं का नुकसान कर दिया? लॉजिकल पक्ष यह है कि 2023 का मूल कानून जनगणना के बाद लागू होना था। सरकार इसे 2029 से पहले लाने के लिए संशोधन लाई, लेकिन परिसीमन को इसके साथ जोड़ा गया। विपक्षी दलों ने इसे बैकडोर डेलिमिटेशन माना, क्योंकि जनगणना के बाद यूपी और बिहार जैसे राज्यों की तेजी सीटें बढ़ने का डर था। और इसीलिए मुद्दा आज गंभीर हो गया है। सरकार ये जानती थी कि 2/3 बहुमत मिलना मुश्किल है, क्योंकि विपक्ष और दक्षिण भारत के लोग एक साथ थे, फिर भी वोट करवाया गया। नतीजा सदन में हार मिली, लेकिन रैलियों में विपक्ष ने नारी शक्ति का अपमान किया। ये वाला पावरफुल नैरेटिव जो है, ये सरकार को मिल गया। विपक्ष ने अपनी राजनीतिक जमीन बनाई, लेकिन महिला विरोधी छवि का खतरा मोल लिया। असल में दोनों ने 2029 चुनाव के हिसाब से अपनी अपनी पॉलिटिक्स की। महिलाओं के प्रतिनिधित्व को 2029 के चुनाव से जोड़ दिया, लेकिन नुकसान जो है वो सिर्फ देश की महिलाओं का हुआ, क्योंकि 33% आरक्षण फिर अनिश्चित काल के लिए टल गया है। यह सोची समझी चाल भी हो सकती है, यह अनचाहा टकराव भी, लेकिन राजनीति में अक्सर ऐसी हार जो है वो नैरेटिव को बनाने में की जाती है। इसलिए अब आप याद रखिएगा, 2029 में जब वोट डालने जाएंगे तो इस दिन का ये सन्नाटा, ये तारीख, और जाते जाते आपसे ये भी हमारा सवाल है, आप बताइए असली खेल किसने खेला, विपक्ष ने या सत्ता पक्ष ने? और महिलाओं के हक का क्या? अब महिलाएं किधर जाएंगी? क्या यह मसला 2029 के चुनावों में असर डालेगा? क्या विपक्ष इस नैरेटिव की काट ढूंढ पाएगा कि वो महिला विरोधी है, या सत्ता पक्ष इस बात को भुना पाएगा कि देखिए हमने तो कोशिश की थी, ये जो है ये महिला विरोधी है, महिलाएं इनसे बच जाए? क्या आने वाले समय प्रधानमंत्री के संबोधन में बढ़ेगा? और आप किधर हैं? राइट, लेफ्ट, या हमारी तरह? बताइएगा और व्हाट्सएप से भी जुड़िएगा।